हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर के दूसरे क्लास में। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूं जो कुछ बच्चों ने पूछे थे। पहला ये कि किसी ने पूछा था कि सर वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करिए, तो बिल्कुल हम वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने पे लगे हुए हैं, लाइटिंग में भी लगे हुए हैं। जल्द से जल्द आपको अच्छी और नियमित वीडियो मिलेंगी। और एक बच्चे ने पूछा कि क्या सर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो जी हाँ, बिल्कुल आपका कोर्स टाइम पे खत्म होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अच्छे से पढ़िए। जैसे ही आप अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस की ऐप पे रजिस्टर हो जाएंगे, आपको नियमित वीडियो मिलने लगेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। भरोसा रखें खुद पर भी और मुझ पर भी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों की एग्जाम जो ACF एंड रेंजर है वो कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं, आपको परिभाषाएं नहीं लिखनी है, उसमें आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो इसमें मात्राएं सही गलत ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गलती हो जाती है, आपको कोऑपरेट करके चलना होगा अपने टीचर के साथ। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो पूरी तरह इंग्लिश मीडियम में हुई है। अजय सर के यहाँ मैं हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धीरे धीरे एक दूसरे को टाइम देंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। तो निश्चिंत रहें और बस क्लास के साथ लगे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल क्वेश्चंस फंसेंगे, निश्चिंत रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं उसकी। पिछले क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था कि किस पोर्शन से क्या पूछा जाएगा, और फिर आगे बढ़े कि कृषि इतिहास कहाँ से शुरू हुई। तो कृषि इतिहास 7500 BC ईसा पूर्व जिसे कहते हैं, 7500 ईसा पूर्व में पहली फसल लगाई गई। तो वही जरूरी बात है जो आपको याद रखनी है कि 7500 BC में पहली फसल गेहूं और बारले, गेहूं और जौ, वीट एंड बारले लगाई गई, याद रखने वाली बात है। फिर आधुनिक कृषि इतिहास में जो दो प्रमुख चीजें हैं, दो संस्थाएं हैं, IARI और ICAR, उसके बारे में हमने देखा कि स्थापना दोनों की कब हुई, उसके महानिदेशक, सचिव और जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। फिर हमने वैसे ही IARI की स्थापना, उसके अध्यक्ष कौन है, और ये भी देखा कि उसके साथ क्या हुआ था। 1905 में IARI की स्थापना हुई, 1905 में पूसा समस्तीपुर बिहार में। फिर भूकंप आया, भवन क्षतिग्रस्त हो गया, उसे बिहार से न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया गया 1936 में। तो यहाँ तक पढ़ा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेने का है। और हाँ, ये भी अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि क्या कृषि एग्रीकल्चर के अंतर्गत इतनी संस्थाएं आती हैं, तो बच्चों अगर आप पढ़ने बैठोगे तो डर जाओगे। जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं वो हम धीरे धीरे आगे डील करेंगे। फिलहाल ये दो संस्थाएं बहुत जरूरी थी, आपको इसको जानना बहुत जरूरी था। ठीक, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। लेकिन पहला जो टॉपिक इकोलॉजी, उसको अभी स्किप करके सेकंड टॉपिक जो है, जो एग्रोनॉमी के अंडर आता है, सस्य विज्ञान के अंडर में आता है, वहां से हम चालू करेंगे। तो उसको भी चालू करने से पहले, क्योंकि हर कोई कृषि के बैकग्राउंड से नहीं, एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ नहीं है, तो कुछ थोड़ी सी बातें आपको जानना जरूरी है। और वो क्या बात है वो देखेंगे अभी। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि कृषि का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है, हम नहीं, फसल, और फसल से फायदा पहुंचेगा किसे, किसान को। ठीक है, तो जो मुख्य केंद्र होता है किसी भी कृषि कार्य का वो होता है फसल का अच्छा उत्पादन। ठीक है, तो हमको कुल मिलाकर फसल के बारे में पढ़ना है। पहले जान तो लें कि फसल क्या है। तो चलिए देखते हैं कि फसल क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फसल और एक पौधे के बीच में क्या अंतर है। फसल को क्रॉप कहते हैं, ठीक। फसल और पौधे के बीच में क्या अंतर है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो हर फसल पौधा है, ठीक है, हर फसल पौधा है, जाहिर सी बात है, सबको ये तो कॉमन सेंस है भाई कि हर फसल पौधा है। हम पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हर फसल पौधा है। लेकिन ये जो बात है ये तो सही है कि हर फसल पौधा है, लेकिन क्या हर पौधा फसल है? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? ये तो सही है कि फसल पौधा होता है, हर फसल, चाहे आप धान, गेहूं, बाजरा कुछ भी उठा के देख लो, वो पौधा ही है। लेकिन हर पौधा फसल नहीं होता है। ये एक बहुत ही
बेसिक सा डिफरेंस है इसके बीच में, फसल के बीच में और एक सिंपल से पौधे के बीच में। एग्जाम्पल देखिए, सड़क के किनारे उगने वाला गाजर घास, ठीक है, सड़क के किनारे उगने वाला गाजर घास। गाजर घास सब जानते हैं, इसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पार्थेनियम बोलते हैं, ठीक। अच्छा, गाजर घास आपको अगर नहीं पता है तो आपको बिल्कुल दूब घास के बारे में पता होगा। दूब घास पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए। दूब घास सबको पता होगा, दूब घास को इंग्लिश में साइनेडॉन कहते हैं। तो ये क्या फसल है? ये सड़क के किनारे लगे रहते हैं, क्या ये फसल है? बिल्कुल भी नहीं, ये फसल नहीं है। फसल क्या है? धान है, गेहूं है। ये बातें आपको कैसे समझ में आएंगी? पहले फिर समझ लीजिए कि फसल, हर फसल पौधा होता है, लेकिन हर पौधा फसल नहीं होता है। पौधा तो गाजर घास भी है, पौधा तो दूब घास भी है, लेकिन क्या ये फसल है? नहीं, ये फसल नहीं है। अगर हम फसल की परिभाषा को ही देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि फसल क्या होता है। फसल पौधों का वो समूह, फसल पौधों का वो समूह होता है जिसे एक निश्चित आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगाया जाता है, एक निश्चित और आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगाया जाता है, ठीक है। फसल क्या है? पौधों का समूह, पौधों का समूह या पौधों का वह समूह जिसे किसी निश्चित आवश्यकता, किसी निश्चित आवश्यकता के लिए उगाया जाता है। और फसल हमेशा अपने से उगाया जाता है, किसान उगाता है, फसल अपने से नहीं उगता है, उसे उगाया जाता है। किस लिए? किसी निश्चित आवश्यकता की पूर्ति के लिए, किसी निश्चित आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ये सिंपल सी बात है। फसल क्या है? फसल एक पौधा है, लेकिन हर पौधा फसल नहीं है। अगर परिभाषा देखें तो पौधों का वो समूह जिसे किसी निश्चित आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगाया जाता है। निश्चित आवश्यकता या तो आर्थिक आवश्यकता। अगर हम एक किसान की बात करें, गरीब किसान, छोटे से जमीन का जो मालिक है, वो जो अपना खेती करता है वो अपने भरण पोषण के लिए करता है कि नहीं? ठीक है, तो निश्चित आवश्यकता हो गई उसकी, लेकिन जब वो उसे बेचने लगे तो उसकी आर्थिक आवश्यकता भी है कि नहीं? उसको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं। तो पौधों का वो समूह जिसे किसी निश्चित आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगाया जाए। हमेशा फसल उगाया ही जाएगा। क्या आपके खेत में धान खुद उग जाता है? नहीं, उसे उगाया जाता है मेहनत से। लेकिन उसी खेत के मेड़ में आप देखेंगे कि दूब घास उगा है, विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं, वो अपने से उगते हैं, वो फसल नहीं है, उनसे कोई निश्चित आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था, आपको लिखना है तो इसे लिख लें, याद रखें बिल्कुल कि पौधों का वो समूह, एक बार सुन लें और लिख लें, पौधों का वो समूह जिसे किसी निश्चित एवं आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगाया जाए उसे फसल कहते हैं। ठीक, तो ये याद रखने वाली बात है कि फसल क्या है। ठीक, बहुत दिमाग नहीं लगाने वाली बात, इसको याद रखने वाली बात है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो हमको अब आगे क्या पढ़ना है? आप फसल पढ़ रहे हैं, फसल समझ चुके हैं। अब आपको देखना है कि फसल किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा कि एक निश्चित आवश्यकता की पूर्ति, तो वो निश्चित आवश्यकताएं क्या हो सकती है? निश्चित आवश्यकता है जैसे आपको अनाज के लिए उगाना पड़ता है अलग से। आपको अगर कपड़ा बनाना है, आपको कपड़े बनाने के लिए क्या चाहिए? कपास चाहिए, तो रेशे वाली फसल आपको लेनी पड़ेगी जो कपास है। तो एक निश्चित आवश्यकता की पूर्ति हुई। आपको तेल खाना है तो आप सोयाबीन लगाएंगे, आप सरसों लगाएंगे, एक निश्चित आवश्यकता है तेल। तो यही है, निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति ही करती है फसल। ठीक, तो एक और बात समझें
कि जो फसलें होती हैं उन्हें विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया है? विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है अलग अलग आधारों पे। तो उन अलग अलग आधारों को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देख रहा है ये वीडियो जरूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर वाला है, जरूरी है नहीं है कि वो बायो वाला है, वो मैथ्स वाला बच्चा भी है जिसे पता नहीं है कुछ भी कि क्या होता है एग्रीकल्चर में। बायो वालों को भी बहुत कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये बेसिक पढ़ाया जाता है तो उन्हें पता है कि क्या पढ़ना है, क्या चीज के बारे में बात हो रही है। लेकिन आपको पता तो हो पहले कि फसल क्या है, उनको अलग अलग डिवाइड करने का आधार क्या है। तो वही हम देखेंगे कि फसलों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे हुआ है। देखेंगे फसलों का वर्गीकरण। राइटिंग स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको बस समझना है फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण आपको देखना है। फसलों को अलग अलग वर्गों के हिसाब से बांटा गया है, ठीक, जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसके आधार पे देखेंगे। अलग अलग आधार हैं फसलों को वर्गीकृत करने का। इंग्लिश में लिख देता हूं समझने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ये इंग्लिश टर्म है, जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लें, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। फसलों का वर्गीकरण। तो पहला जो आधार है वो यह है कि मौसम के आधार पर। सबको पता है मौसम क्या है। मौसम के आधार पर भी फसलों का वर्गीकरण होता है, ठीक। किसके आधार पे? मौसम के आधार पे। अब कैसे? आपको क्या क्या मौसम पता है? आपको पता है कि ठंड का मौसम है जिसे शरद ऋतु कहते हैं। आपको पता है गर्मी है, इंग्लिश में समर बोलते हैं। आप अभी जो चल रहा है गर्मी, फिर बरसात है वर्षा ऋतु। आपको पता है ये 3 मौसम बेसिक मौसम है। तो इन्हीं के आधार पे फसलों को भी बांटा गया है। इनके आधार पे फसलों को भी बांटा गया है। कैसे बांटा गया? आप सभी ने सुना होगा, अगर आप फार्मर बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा रबी के बारे में, आपको पता होगा खरीफ के बारे में। पता है? नहीं पता है? चलिए, तो मौसम के आधार पे इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लिखना है इसको। 3 मुख्य मौसम होते हैं फसलों के आधार पे। क्या होते हैं? पहला मौसम होता है खरीफ। मैं दोनों में लिख रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का। खरीफ को और क्या बोलते हैं? मॉनसून क्रॉप्स, बरसात वाली फसलें। खरीफ को क्या बोलते हैं? बरसात वाली फसलें। नहीं टेंशन लेने का है, बस समझने का है। मौसम के आधार पे फसलों को कैसे बांटा गया? पहले खरीफ सीजन के हिसाब से। खरीफ को क्या बोलते हैं? मॉनसून, या खरीफ की फसलों को क्या बोलेंगे? मॉनसून क्रॉप्स। तो क्यों बोलते हैं इसको मॉनसून क्रॉप? आपको पता है? अच्छा बताओ, बरसात कब से स्टार्ट होता है? बरसात जून से स्टार्ट होता है। मॉनसून जो है वो जून से आता है, ठीक। तो पहला पॉइंट ये, खरीफ की फसलें वो फसलें होती हैं जिन्हें जून से लेकर जुलाई, कब से? जून से लेकर जुलाई में लगाया जाता है, बोया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि खरीफ की फसलों को कब से कब तक बोया जाएगा? जून से लेकर जुलाई तक। बस खत्म हो गया खरीफ। आपको यही समझना है कि वो फसलें जिन्हें जून से लेकर जुलाई में लगाया जाता है वो क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें। ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो गया, परिभाषा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम आ जाएंगे उदाहरण पर। धान कब लगता है? जून जुलाई, बरसात में। तो पहला एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका? धान। बोलो क्या आ जाएगा? धान, ठीक है। दूसरा क्या है इसका एग्जाम्पल? बताओ। नहीं पता? पता होना चाहिए। मुख्य तो धान है, धान के अलावा मक्का। ये 2 फसलें आप याद रखिए कि क्या क्या आती हैं, धान और मक्का। पहला मौसम पढ़ लिया खरीफ। खरीफ को और क्या बोलते हैं? मॉनसून। खरीफ की फसलों को मॉनसून क्रॉप, बरसात वाली फसलें।
क्यों बरसात वाली फसलें? कि इनको जून से लेकर जुलाई में उगाया जाता है। वो उदाहरण क्या है? धान और मक्का। डेमो क्लास है, टेंशन नहीं लेने का, अपन और स्पीड जाएंगे। पहले समझ तो लूं कि आपको किस स्पीड में लेके जाना है। दूसरा, मौसम के आधार पे दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। रबी की फसलें, रवि नहीं भाई, रवि नहीं, रबी की फसलें। रवि मतलब शरद जानते हो किस लड़के का नाम है? लड़के का नहीं, मौसम को। शरद ऋतु की फसलें। ठीक है, इतना मैं तोड़ के इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अच्छे समझ में आए। शरद ऋतु की फसलें, तो शरद ऋतु की फसलें, जैसे हम खरीफ को खरीफ इसलिए बोल रहे थे, खरीफ फसलों को, क्योंकि उन्हें बरसात में लगाया जाता है। कब से कब? जून से लेके जुलाई। उसी प्रकार से खरीफ की फसलों को अक्टूबर से लेके नवंबर, ऑक्ट मतलब अक्टूबर, नवंबर, मतलब नवंबर, अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में उगाया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रबी की फसलें। राइटिंग वाइटिंग देखो, साफ साफ दिखेगा, ध्यान से देखना। अक्टूबर से नवंबर में, फिर बेसिक बातें, उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या क्या है इसकी? गेहूं लगाया जाता है भाई, ठंड में गेहूं लगाया जाता है। और आप सभी का फेवरेट चना, गेहूं मतलब वीट, चना मतलब चिकपी। तो दो प्रमुख फसलें हैं, याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लगाते हैं, वो है सरसों। ठीक, क्या? सरसों। तो ये हो गई दूसरा मौसम जो कि हम मौसम के आधार पर पढ़ रहे हैं। दूसरा मौसम क्या है? रबी। तो हम तीसरा मौसम पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं जायद। इसे कैसे याद रखोगे? अभी गर्मी है, तापमान या टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए याद रखना जायद मतलब ज्यादा। ध्यान याद रखने के लिए, जायद की फसलें या समर क्रॉप्स याद रखना, जायद या समर क्रॉप्स। क्यों बोलते हैं इसको समर क्रॉप्स? क्यों? क्योंकि इसका जो उगाने का समय है वो फरवरी से लेके जून तक का है। जो पूरा गर्मियों वाला महीना है, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून तक जा रहा है। तो सारी फसलों को कब उगाया जाता है? इसके अंदर आने वाली गर्मी में। इसकी उदाहरण को देख लें। उदाहरण क्या है इसका? आप जानते हैं, आपको पसंद भी है, मूंग। और क्या है? उर्द जानते हैं ना, दाल है, दोनों ही दाल है, ये दोनों मुख्य हैं, इनको याद रखिएगा। रबी हो गई, रबी मतलब शरद। कब लगाया जाता है? अक्टूबर नवंबर। उदाहरण है गेहूं, चना, सरसों। फिर जायद की बात करें, जायद की फसलों को समर क्रॉप्स भी बोला जाता है, गर्मी वाली फसलें। क्यों? क्योंकि इसे फरवरी से लेके जून में उगाया जाता है, पूरी गर्मी वाली सीजन है ये। ठीक है, उदाहरण में मूंग और उर्द। इंग्लिश में इसको मूंग को ग्रीन ग्राम, उर्द को ब्लैक ग्राम कहते हैं। दोनों ही दाल हैं, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारा पहला आधार, मौसम के आधार पे जो फसलों का वर्गीकरण है वो जायद तक आके खत्म होता है। ठीक है, तो मैं मिटाता हूं इसको। अब हमारा जो दूसरा आधार है वर्गीकरण का, वो है जीवन काल के आधार पर। किसके आधार पर? जीवन काल के आधार पर फसलों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल या ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। जीवन काल के आधार पर फसलों का वर्गीकरण निम्न है। तो जीवन काल का मतलब क्या?
जीवन काल का मतलब यहाँ देखो एक वर्ड है जिसको बोलते हैं एनुअल, ANNUAL, एनुअल, जिसे एक वर्षीय, याद रखना, एक वर्षीय फसलें, एक वर्षीय फसलें। तो एक वर्षीय फसलों का क्या मतलब है? एक वर्षीय फसलों का मतलब ये है कि ऐसी फसलें जो अपना जीवन काल या तो एक सीजन या मौसम में खत्म कर लें या तो एक साल के अंदर ही खत्म कर लें। ऐसा क्या एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है? धान तो सब जानते होंगे बेटा, कुछ ना जानो लेकिन धान तो आप जानते ही होंगे। धान को जून जुलाई में लगाते हैं, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। तो क्या इसको 2-3 साल लग गए? नहीं ना, इसको लगा एक सीजन, बरसात का सीजन लग गया और थोड़ा सा पहुंचे अपन स्टार्टिंग सर्दी के मौसम में पहुंचे, नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया गया। तो एक साल के अंदर ही इसकी जो पैदावार की पूरा जीवन काल था वो खत्म हो गया। छोटे से बीज से उग के बड़ा पौधा, फिर इसमें बहुत सारे कल्ले लगे, ठीक है, बालियां लगी, धान कंप्लीट हो गया। तो एक साल के अंदर ये क्रॉप कंप्लीट हो गई। तो उसका जीवन काल कितना हो गया? एक साल ही बोलेंगे, एक साल के अंदर ही हो गया। तो वो सभी फसलें जिनका जीवन काल या तो एक सीजन या तो उसी सेम ईयर में, एक साल या उसी सेम ईयर या उसी वर्ष पूरा हो जाए, उसे क्या कहते हैं? एक वर्षीय फसलें। क्या होती है एक वर्षीय फसलें? ऐसी सभी फसलें जिनका जीवन काल एक मौसम या उसी वर्ष पूरा हो जाए। क्या? जीवन काल एक मौसम या उसी वर्ष पूरा हो जाए, ऐसी सभी फसलों को क्या बोलेंगे हम? एक वर्षीय फसलें। और इसका जो एग्जाम्पल या उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है वो है धान। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आप याद करोगे तो लिख लोगे, गेहूं, चना, मक्का, ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल है बच्चे। तो आपके दिमाग लगाना है बस, आपको फिर ध्यान आ जाएगा कि हाँ जो सर बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं। तो इसको देखो, लिख लो स्क्रीनशॉट मार के फटाक से, मैं इसको रब करता हूं और जीवन काल के आधार पे हम दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। एनुअल के बाद आता है बाइनियल। एनुअल के बाद आता है बाइनियल। एनुअल क्रॉप्स यानी एक वर्षीय फसलें, बाइनियल मतलब 2 वर्षीय। 2 या द्विवर्षीय बोलो, 2 वर्षीय नहीं होगा एक्चुअली, द्विवर्षीय होगा, ठीक है, मेरा मिस्टेक है, सॉरी। द्विवर्षीय फसलें, बाइनियल या द्विवर्षीय फसलें। अब ये क्या है इसको समझो, यहाँ एक वर्षीय बोले, यहाँ द्विवर्षीय बोले, तो ध्यान देना। जैसा कि एक वर्षीय पौधा, एक वर्षीय फसल एक उसी मौसम या उसी साल पूरा हो जा रहा था उसका जीवन काल, इसलिए हम उसे एक वर्षीय फसल बोल रहे थे। उसी तरह जो बाइनियल होता है या द्विवर्षीय फसल होता है, उसके साथ कुछ ऐसा केस है कि 2 वर्षों में, जिसमें 2 वर्षों का जीवन काल होता है, जिसमें से पहले वर्ष सिर्फ उसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है। क्या? वानस्पतिक वृद्धि। अब बोलोगे वानस्पतिक वृद्धि क्या है सर? तो वानस्पतिक वृद्धि का मतलब होता है वो पूरा समय जब उसकी सिर्फ शाखाएं, तने, पत्तियां बन रही हों, फल नहीं लग रहा हो। तो जो मुख्यतः जो द्विवर्षीय वाली फसलें होती है ना, पहले वर्ष उनकी पत्तियां, शाखाएं, तने विकसित होते हैं, उसके अगले वर्ष वो आपको आर्थिक उपज देते हैं। आर्थिक उपज मतलब जिसका आप यूज करते हो, ठीक है। तो बाइनियल या द्विवर्षीय फसलों को मैं सिंपल सा लिख लूं, इनका जीवन काल 2 वर्ष में पूरा होता है। जीवन जितना शॉर्ट लिखा रहा हूं उतना ही, लंबा परिभाषा नहीं लिखना है। जीवन काल 2 वर्ष में पूरा
होता है। अच्छा ये बात सुनो, एक और बात ध्यान रखना कि मैं जितना लिखा रहा हूँ सिर्फ उतना नहीं लिखना है, मेरे बोलने वाली चीजों को भी जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको लिखना है, ठीक है। तो बाइनियल में मैंने क्या बोला, जीवन काल, इनका जीवन काल 2 वर्ष में पूरा होता है। पहले वर्ष वानस्पतिक वृद्धि, दूसरे वर्ष आर्थिक उपज या आर्थिक वृद्धि होती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है गन्ना। क्या? गन्ना। गन्ना बोले तो शुगर केन। क्या है? शुगर केन। गन्ना पहले वर्ष सिर्फ उसकी पत्तियां बढ़ती, बहुत पतला सा रहता है, सुकुड़ा एकदम पतला, एकदम कांटे जैसा। लेकिन फिर आगे जैसे ही दूसरा वर्ष होता है तो उसका मुख्य तना है वो रस से भरने लगता है, हमारे यूज के लायक होने लगता है। 2 साल लगते हैं। गन्ना सबको पसंद है, गन्ना ना होगा तो शक्कर नहीं होगा, मीठी चीजें भूल जाओ। दूसरा जो मुख्य उदाहरण है, सबका पसंदीदा फल है, वो फल क्या है? केला। कौन सा फल है? केला है। केला पहले वर्ष में फल नहीं देता, पहले वर्ष खूब उसकी वृद्धि होती है, पत्तियां खूब विकसित होती हैं, अगले वर्ष उसमें उसका फल लगता है, ठीक है। केला। और एक ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको जो सुन के थोड़ा हैरत होगा, कभी सुने नहीं समझे नहीं होगे। प्याज। प्याज को भी अपना जीवन काल पूरा करने में 2 वर्ष लगते हैं, ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना। बाइनियल हो गया, लिख लो, देख लो, और जितना बोला उसको भी सुन के लिखना है। तो ऊपर से मिटाता हूँ, नीचे को छोड़ देता हूँ। हम फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, अगर कोई भूल गया हो, गजनी टाइप इंसान हो तो बता दे रहा हूँ, फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। किस आधार पे पढ़ रहे हैं? जीवन काल के आधार पर पढ़ रहे हैं अभी। उससे पहले क्या पढ़ लिया था हमने? किसके आधार पे पढ़ लिया था भाई? मौसम के आधार पे। तो तीसरा 1 वर्षीय, 2 वर्षीय के बाद आती है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय जिसको पेरिनियल बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखना होगा तो रख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बहुवर्षीय, बहुवर्षीय फसलें। बहुवर्षीय फसलें क्या है? बहुवर्षीय फसलें, इनके साथ कोई ऐसा केस नहीं होता है कि पहले वर्ष वानस्पतिक वृद्धि, अगले वर्ष आर्थिक वृद्धि, फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं है। इनका क्या है? इनका जब तक मन करेगा अपना पत्ती उत्ती बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हर साल फूल व फल लगते हैं इनके में, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल है बच्चों? क्या इनका जो जीवन काल, सिंपल लिख लो कि इनका राइटिंग पे नहीं जाने का, ठीक है, इनका जीवन काल 2 या उससे अधिक वर्ष होता, 2 या उससे अधिक वर्ष का होता है। इनका जीवन काल 2 या उससे अधिक वर्ष का होता है। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल या उदाहरण आपके दिमाग में आ रहे हैं? सोचिए थोड़ा सा, ऐसे कौन से हैं? बहुत अच्छे एग्जाम्पल बता देता हूं। जितने भी फल वाली फसलें हैं, जितने भी फल वाली फसलें हैं। आम 1 साल में मर जाता है क्या? आम 2 साल में मर जाता है क्या? उसका जीवन काल खत्म हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। आम पहले 2 से 3 वर्ष बढ़ता है, उसके बाद फूल व फल लगते हैं, तो वो कैसा फसल हुआ? बहुवर्षीय। वैसे ही अमरूद देख लो, अमरूद में भी पहले 1-2 साल पौधा बढ़ता है, फिर वो फूल व फल लगने योग्य होता है। दिमाग में जोर डालो, किसी भी एग्जाम्पल की ओर भागो तुम। फल वाले वृक्ष में संतरा देख लो तुम, और तुम देख लो लीची देख लो तुम, और क्या होता है फल? देखो फल भूल जा रहा तुमको पढ़ाते पढ़ाते। और क्या है? तुम पपीता मत सोचना, अब इसमें भी अपवाद है। केला 2 वर्षीय है, पपीता 1 वर्षीय भी होता है, 2 वर्षीय भी होता है, ठीक है।
तो कुछ कुछ अपवाद होते हैं, एकदम पकड़ के मत बैठ जाना कि नहीं सर फल वाले वृक्ष कैसे बोल दिए, तो इतना भी मत ध्यान देना। लेकिन मुख्यतः जो फल वाले वृक्ष होते हैं या फसलें होती हैं वो बहुवर्षीय होती हैं। ठीक है, देखो याद आने लग गया, आम है, अमरूद है, लीची है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, चीकू है, बहुत सारे सेब, अंगूर, याद आने लग गई। अब टेंशन ले लेता हूं मैं भी। ठीक है, फल वाली फसलें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, तो याद रखना फल वाली फसलें। और एक तुम्हारा जानना पहचाना, और छत्तीसगढ़ में जो बहुत लोकप्रिय है, क्या है, जिमीकंद, जिमी जिमी जिमी, कांदा 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 वाला जिमीकंद, याद आ गया सबको? फल वाली फसलें और जिमीकंद याद तो आ ही गया होगा। कितना मजा आता है जिमीकंद खाने में, जिमी जिमी जिमी, कांदा कांदा से बहुत फेमस हो गया जिमीकंद तुम्हारा। ठीक, जिमीकंद। अच्छा सुन लो, जिमीकंद को अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा देख रहा है तो जिमीकंद को बोलते हैं एलिफेंट फुट याम। क्या बोलते हैं? एलिफेंट फुट याम। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ये जीवन काल के आधार पे चीजें खत्म हो गई। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा हूं। ठीक, एक और आधार है। वो क्या आधार है? चलो देख लेते हैं। तो पहला हो गया, फसलों को आप डिवाइड कर लिए, किस आधार पे आप उसको वर्गीकरण कर लिए? मौसम के आधार पर। दूसरा जीवन काल के आधार पे। आपको पता होना चाहिए ना बच्चों, कोई पौधा आपने देखा, आप बोल दोगे कि नहीं ये तो बस 3 महीना जीता है मर जाता है, फिर ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अरे ये तो बहुवर्षीय है। जैसे सारे के सारे पेड़ जो होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं। ठीक, इतना ये कॉमन सी चीजें जिसमें आपको फसल का जो अलग अलग वर्गीकरण का आधार है वो पता होना चाहिए। 2 आधार आपने ऑलरेडी पढ़ लिए। तीसरा आधार हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा आधार है आर्थिक। देखो राइटिंग में फिर नहीं जाने का ना। आर्थिक उपयोग के, पहला बात तो एक सेकेंड, ये ऊपर का चीज उड़ा देता हूं और याद रखना हम क्या पढ़ रहे हैं? फसलों का वर्गीकरण। तो फिर से आ जाते हैं हम, तीसरा वर्गीकरण आर्थिक उपयोग के आधार पर। टेंशन नहीं लेना बच्चों, धीरे धीरे मैं खुद फ्लो में आ जाऊंगा, फिर एकदम स्पीड में पढ़ेंगे। बहुत दिन के बाद हिंदी लिख रहा हूं, है ना। आर्थिक उपयोग के आधार पर। अब आर्थिक उपयोग क्या है? क्या है आर्थिक उपयोग? आप कैसे उपयोग करते हैं अलग अलग फसलों को? अब खुद सोचो सर क्या चीज को बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहता हूं मैं, समझ में आ रहा है बात? क्या आर्थिक उपयोग हो गया? अच्छा एक बात का जवाब देना मेरा, क्या आप धान से मतलब कि चावल से आप कपड़ा बना सकते हो? हाँ, नहीं बना सकते? बना सकते हो क्या? अच्छा गेहूं से तेल बना लो, तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो फिर क्या बात कर रहे हैं सर, उल्टा पुल्टा बक रहे हैं कुछ? नहीं ना। तो ये सारी चीजों को अलग अलग डिवाइड किया गया है कि कौन सी फसलें कौन सी है, उनका आर्थिक भाव कैसे डिसाइड होता है, आर्थिक उपयोग किस चीज के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि उनका आर्थिक उपयोग का आधार क्या है। अब आर्थिक उपयोग का आधार सबसे पहले देखना, तुरंत समझ में आ जाएगा। अनाज वाली फसलें, किसके किसके दिमाग में आ गई बात? आर्थिक उपयोग। हम चावल का आर्थिक उपयोग कैसे करते हैं? अनाज जैसा। आर्थिक का मतलब क्या होता है? जिसका कुछ अर्थ निकले। अब तुम चावल को कपास के जैसा यूज करोगे कपड़ा बनाने के लिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक्चुअल में कैसा यूज है चावल का? अनाज जैसा। अनाज वाली फसलों के अंदर चावल आता है। इसमें कुछ परिभाषा याद नहीं रखनी, बस आपको ये याद रखना है कि अनाज वाली फसलें कौन सी हैं। अच्छा, अनाज वाली फसलों को इंग्लिश में बोलते हैं सीरियल क्रॉप्स। अब टीवी वाला सीरियल नहीं, सीरियल CEREAL, सीरियल क्रॉप्स,
भूलने का नहीं है। अब खुद दिमाग लगाओ कि अनाज वाली फसलें कौन कौन सी है। तो सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है आपको। सबसे पहले याद रखो, पहला अनाज वाली फसलें जो सबसे मुख्य है वो है धान, फिर गेहूं, फिर मक्का, फिर बाजरा, और एक दो लिख लो जौ, और एक लिख लो ज्वार, और कुछ लिखना है, और ऐसे बहुत सारे हैं छोटे मोटे, कोदो, कुटकी, रागी। लो रागी भी लिख लो, बहुत तुमको लिखने का मन होगा। आज पहले वक्त दूसरे दिन पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर, कुछ तो लिख लो। तो अनाज वाली फसलें कौन कौन सी हैं? धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी। तुम्हारे लिए ऐसे पूर्ण विराम लगाना अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या समझोगे कि इतने ही, बस इतने ही अनाज वाली फसलें हैं। आदि लिख देता हूं भाई, कंफ्यूज होते रहते हो। और भी हैं लेकिन जितना बताया हूं याद रखना, धान है, धाम नहीं है ये, ठीक। धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी आदि क्या है ये है अनाज वाली फसलें, ठीक। अनाज वाली फसलों के बाद हम पढ़ेंगे दलहनी फसलें। क्या फसलें? दलहनी फसलें। अब नाम से आप नहीं समझ पा रहे होगे तो मैं क्या करूं बताओ। तो नाम से ही दिख रहा है कि दलहनी, जैसे दलहनी इंग्लिश में पल्सेस फसलें मतलब क्रॉप। दलहनी फसलें क्या है? दाल वाली फसलें। अब तुमको दाल भी नहीं पता होगा तो प्रभु ही मालिक है। दाल कैसे नहीं पता तुमको? दाल क्या है जो रोज खाते हो चावल के साथ? हाँ, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया धान, मतलब कि चावल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारा, ठीक। तो दलहनी वाली फसलों में सबसे इंपॉर्टेंट है जो वो है अरहर, अरहर की दाल। अगर किसी को अरहर का इंग्लिश में मतलब इंग्लिश नाम जानना है तो सुनो, अरहर को बोलते हैं पिजन। पिजन मतलब कबूतर, ठीक है। कबूतर क्यों? क्योंकि जो रहर मतलब कि अरहर है, अरहर को जब बिना छिले तुम देखोगे तो बिल्कुल कबूतर की आंख के जैसा दिखता है, इसीलिए उसको पिजन पी बोलते हैं, ठीक। तो ये अरहर पहला मुख्य दाल है। दूसरा दाल तुम जानते हो कि चने की दाल जिससे बेसन बनता है, हाँ, पकौड़ा खाने में बहुत मजा आता है। फिर एक और दाल जिससे खिचड़ी बनती है, मूंग। एक और दाल जो बहुत लोगों को पसंद नहीं होगी, क्या है वो दाल? उर्द। एक और दाल है जिसको बोलते हैं मसूर, सुने हो मसूर? मसूर क्या है? मसूर मतलब इंग्लिश में लेंटिल होता है। क्या होता है? लेंटिल। तो और भी हैं दलहनी वाली फसलें, और भी हैं, लेकिन जिसका तुम दाल खाते हो ना, बस उसी का नाम बताऊंगा मैं, नहीं तो कंफ्यूज करोगे आगे। तो किसका किसका दाल खाते हो? अरहर का, चने का, मूंग का, उर्द का, मसूर का। चलो, इनका तो आप दाल खाते हैं, लेकिन दलहनी फसलों के अंदर ऐसी भी चीजें आती हैं जिसका आप दाल नहीं खाते हो, लेकिन वो है दलहन ही, ठीक है। क्या है? दलहन के अंदर ही आती है। जैसे है आपका सोयाबीन, जैसे है आपका क्या, राजमा। लेकिन यहां नहीं लिखूंगा अभी, नहीं तो कंफ्यूज करोगे और अपने अपने अंदर पगले होते रहोगे कि सर क्या लिखा के भाग गए। तीसरा जो आर्थिक उपयोग होता है फसलों का, तो वो होता है तिलहनी फसलें। अब तिलहनी क्या है? अब बहुत बच्चे समझने लगेंगे कि तिलहन, तिल विल, तिल का लड्डू, ये सब दिमाग में आने लगता है कि तिलहन बोले मतलब तिल ही है पूरा, इसके अंडर में तिल आएगा, ठीक है। ऑयल क्रॉप या ऑयल सीड क्रॉप बोलते हैं इंग्लिश में तिलहनी वाली फसलें। अब तुमको तो पता है भाई, तुम लोग बहुत ज्ञानी लोग, आपको पता है कि तिलहनी वाली फसलें कौन कौन सी, कौन कौन सी तिलहनी वाली फसलें? तिलहनी वाली फसलें हैं सबसे प्रमुख सरसों, ठीक है। और क्या जानते हो सरसों के अलावा? तुम जानते हो सोयाबीन। अभी कुछ कुछ और भी लिखा हुआ जो तुमको पता ही नहीं होगा, ठीक। क्या है? तिलहनी वाली फसलों में पहला एग्जांपल क्या है? सरसों, फिर सोयाबीन, ठीक है। फिर और इंपॉर्टेंट में आ जाओ तो है मूंगफली, फिर आ जाओ तो है सूरजमुखी,
सूरजमुखी, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली सूरजमुखी भी है, ठीक है। और एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं कुसुम। देखो, सरसों मतलब मस्टर्ड, सोयाबीन को सोयाबीन ही बोलते हैं, मूंगफली मतलब ग्राउंड नट, सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर, कुसुम मतलब सैफफ्लावर, जिसे सफोला तेल निकलता है। सफोला, सैफफ्लावर इंग्लिश नाम, इसलिए तेल को सफोला ऑयल बोलते हैं। मार्केट में महंगा मिलता है, ठीक है। ये सब तो खाने वाली तेल की बात हो गई, ठीक। एक और तेल निकलता है जिसको बोलते हैं तिल से, तिल का तेल, जानते हो ना, तिल का लड्डू बड़ा अच्छा लगता है, वो वही तिल है, उससे भी तेल निकलता है। यहां तक तो देखो, यहां तक मैं बता दूं कि ये सब खाने वाले तेल है, इसको बड़े आराम से, बड़े मजे से आप खा सकते हो। लेकिन इससे आगे जब हम बढ़ेंगे और कुछ तेल वाले फसल के नाम लिखेंगे तो उसके तेल को खाया नहीं जाता है, जैसे है अलसी, ठीक है। अलसी मतलब लिनसीड। अब अलसी का एक और इम्पोर्टेंट काम है, सुंदर सुंदर शर्ट आते हैं, लिनेन, लिनेन बोलते हैं जिसको, लिनेन, LINEN, लिनेन की शर्ट कभी जाके खोजना, बड़े महंगे आते हैं, ठीक है, बहुत महंगे मिलते हैं। तो वो लिनेन जो होता है वो अलसी यानी कि लिनसीड के पौधे से ही मिलता है और उससे तेल भी निकलता है, ठीक है। अलसी है, फिर एक होता है अरंडी। अब ये क्या है भाई, इंग्लिश नाम यहाँ छोटा सा लिख देता हूं, लिख लेना। अरंडी मतलब कैस्टर होता है, क्या, कैस्टर। अब लड़कों को पता होगा, अभी एग्जाम्पल हिंट दे दूंगा तो सब जान जाओगे। गाड़ी में मोबिल चेंज कराते हो, कैस्ट्रोल का नाम सुने होगा भी, वही से बनता है, अरंडी से, कैस्ट्रोल, ठीक। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। अरंडी के अलावा और किसका तेल निकलता है, बस इतना ज्यादा नहीं याद रखने का है। चलो यहाँ भी, जैसे मैंने पहले अनाज वाली फसल में इतने सारे नाम लिखे, आदि कर दिया, तो सब में भी आदि आएंगे, और भी हैं, नहीं तो बोलोगे इतने ही हैं और जिंदगी भर ही रट दोगे, ठीक है। लो, लिखना है जल्दी से, स्क्रीनशॉट पॉज करके लिखो, मैं मिटाता हूँ। आर्थिक उपयोग से भी बहुत कुछ बचा है और फिर आप सबसे विदा लेने का भी टाइम आएगा। जो चौथा है वो है फल, फल वाली फसलें। तो जितनी फल वाली फसलें आपको दिमाग में है सबको लिख डालो, एग्जाम्पल लिख लो। फल वाली फसलों में जितने आपको पता है लिखो फटाफट, आम, केला, अनार, सेब, संतरा, सब लिख लो। मैं ही लिख देता हूं, आम, केला, अनार, और क्या पसंद है, अंगूर लिख देता हूँ, ठीक, अंगूर आदि। पूरा फल तो लिखूंगा नहीं भाई, यहाँ पे पगला नहीं हूं मैं, ठीक है। आम, केला, अंगूर आदि। अगला जो आर्थिक उपयोग है वो है सब्जी वाली फसल। अब सब्जी भी बताना पड़ेगा क्या आपको, सब्जी वाली फसलें, जितनी सब्जी वाली फसलें लिख लो। क्या है, आलू, बैंगन आदि कर देता हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा तुमको तो पता है भाई, इतने अच्छे उतने होशियार लोग हो। अगला जो आर्थिक वो है आपका, जो आर्थिक उपयोग के आधार पे जो वर्गीकरण है वो है रेशे वाली फसलें, रेशे वाली फसलें। क्या है रेशे वाली फसलें, अब तुम बोलोगे क्या है रेशे वाली फसलें, जिससे आपको रेशा प्राप्त होता है। भाई ये कपड़े कैसे बनते हैं, रेशे से ही तो बनते हैं। रेशे से रस्सी बनती है, धागे बनते हैं, धागे की बुनाई होती है, फिर कपड़ा तैयार होता है। तो बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है, रेशे से स्टार्ट होता है। कोई एकदम कपड़े पेड़ का कपड़ा नहीं, मतलब कपड़े का पेड़ नहीं होता है। तो ये नहीं सोचने का कि कोई पेड़ जिससे से कपड़े निकलते हैं। रेशा होता है जिसके धागे बनते हैं, फिर उन्हें कपड़ों के जैसा बुना जाता है। तो रेशे वाली फसलों का जो पहला एग्जाम्पल है आप सभी जानते हैं,
जिसको जूट कहते हैं, जिससे रस्सियाँ, बैग्स वगैरह, बोरे वगैरह बनते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कपास। कपास बोले तो कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट है। कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हर कुछ इससे ही बनेगा मैक्सिमम। कॉटन के कपड़े, कॉटन कपड़े करते रहते हो ना, यही कॉटन है। और एक और क्या है, चलो इन दोनों को याद रखो, फिलहाल आगे मैं और बता दूंगा, ठीक है। तो रेशे वाली फसलें हो गई। उसके बाद है आपकी शर्करा वाली फसलें। क्या? शर्करा, बहुत हिंदी हो गया ना। शर्करा वाली फसलें नहीं लिख रहा हूँ, बस शर्करा वाली लिख रहा हूँ। आप जानते हो, एग्जाम्पल सब जानते हो। शक्कर किससे मिलता है? शर्करा मतलब शक्कर भाई, चीनी। शर्करा वाली फसलें मेन एग्जाम्पल है गन्ना। गन्ना एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, जिसको कि चुकंदर कहते हैं। हिल गया ना दिमाग? चुकंदर से भी शक्कर बनता है, समझ रहे हो? अभी सोच में पड़ गए तुम सब कि क्या क्या एंड पढ़ा दे रहे हैं इंसान। बिल्कुल, गन्ने के अलावा दुनिया में बहुत जगह चुकंदर से भी शक्कर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होने का, गन्ने के अलावा चुकंदर से भी निकलता है। फिर बता रहा हूँ, डेमो है भैया, डरने का नहीं है, ठीक है। उसके बाद रंग वाली फसलें। रंग वाली क्या क्या जानते हो? रंग वाली में, रंग वाली फसलों में क्या क्या जानते हो? एग्जाम्पल, रंग वाली फसलों में कुछ नहीं जानते हो तुम? अरे जानते होगे भी तो नाम याद नहीं है। पहला है कुसुम, जिसको बोलते हैं सैफफ्लावर, होली में रंग बनता है इससे। और एक और है भाई नील। अब तुम बोलोगे नील क्या है सर? उजाला का नील लिख डाले हो क्या? नहीं, नील मतलब इंडिगो होता है। इंडिगो एक पौधा है जिससे रंग प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको रंग वाली फसल में कुसुम और नील या इंडिगो को याद रखना है। वो एरोप्लेन वाली जो कंपनी है ना, इंडिगो, वही नाम है, ठीक। उसके बाद आ जाओ, रंग वाली फसलें खत्म हो गई। उसके बाद आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लड़कों के लिए, उद्दीपक फसलें। उद्दीपक फसलें। अब क्या है उद्दीपक फसलें? उद्दीपक फसलें क्या है भाई? उद्दीपक फसलें क्या है? देखो लिख लो इतना, उसके बाद में मिटा रहा हूं मैं, ठीक। चलो ऊपर से लिख देता हूं। कितना नंबर था? शायद 9 नंबर था मेरे हिसाब से। उद्दीपक, उद्दीपक फसलें। अब उद्दीपक मतलब क्या होता है? अच्छा चलो, उसके ऊपर रेशा लिखा था, इंग्लिश में फाइबर बोलते हैं। उद्दीपक को स्टिमुलेंट क्रॉप्स कहते हैं, जो आपकी इंद्रियों को वो करे, इंद्रियों पे असर करे। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी इंद्रियों पे असर करती हैं भाई? सबसे पहला लिखता हूं, लड़कों का जो बहुत ही फेवरेट है, तंबाकू। खू नहीं बोलते बच्चों, कू बोलते हैं, तंबाकू। और बहुत लोग, ये भी एक नशा है भाई, तंबाकू तो नशा है ही, चाय भी एक नशा है, इवन कॉफी भी एक नशा है, ठीक है। कॉफी के अलावा और क्या एक नशा है जिसको हम बोलते हैं अफीम, अफीमा। उसके अलावा गांजा, ठीक है। सारी फसलें हैं भाई, अनसन नहीं लिखा रहा हूं। अब 10वां देखो, अब सुन लो, अफीम और गांजा जो है ना, इनका दवाई बनाने में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मुख्य रूप से उद्दीपक फसलें हैं, इसलिए मैं उनको उद्दीपक में ही डाल रहा हूं। अब आते हैं औषधीय, औषधीय फसलें। औषधीय फसलें क्या है? मतलब मेडिसिनल, जिनका दवा में इस्तेमाल हो या दवा जैसा इस्तेमाल हो। मेडिसिनल क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स। एग्जाम्पल देखो क्या क्या है, सभी चीज को तुम जानते हो। एलोवेरा जानते हो तुम, ठीक है, दवा के जैसा इस्तेमाल होता है। तुलसी माता,
पूजा होती है इनकी, साथ साथ बहुत से गुण हैं, गुणकारी है ये। तुलसी है, फिर क्या है, पुदीना है, ठीक है। पुदीना के बाद क्या है आपका इसबगोल। इसबगोल, जब पेट खराब होता है ना तो खाते हैं इसबगोल को। एक और चीज जो आप पहचानते हैं, अश्वगंधा। अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ आदि आदि बहुत सारे हैं। किस किस को लिखाऊं, फिलहाल इतना लिखो, ठीक है। अब उसके बाद एक और लिख लो, चारे वाली फसलें। क्या वाली फसलें, चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप खेती किसानी करोगे तो चारे वाली फसलों को फॉडर क्रॉप भी बोलते हैं और फॉरेज या फॉडर क्रॉप बोलते हैं। तो चारे वाली फसल भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो मुख्य है वो है बरसिम नाम का पौधा। क्या क्या क्या, बरसिम, कभी सुने नहीं होंगे। उसके अलावा है एक लूसर्न। क्या है, कभी सुने हो, नहीं सुने हो तुम। लूसर्न का वैसे हिंदी नाम बता देता हूं मैं, रिजिका होता है। क्या होता है, रिजिका। लूसर्न बोले तो रिजिका, चारा खिलाने वाली फसल है। एक और चीज है, कभी सुने नहीं होगी उसका नाम। एग्रीकल्चर वालों को नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं बाकियों को, जिसको बोलते हैं नेपियर घास। नेपियर घास, नेपियर घास, इसको हाथी घास भी बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं, ठीक। हाथी घास का भी इस्तेमाल चारे वाली फसल की तरह पे होता है। और एक और इंपॉर्टेंट आ जाओ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मसाले वाली फसलें। मसाला तो पूरा देखा हुआ है आपने, सारे मसाले देखे हैं, नाम 4-5 का जानते हो। इलायची तुम जानते हो, दालचीनी तुम जानते हो, जीरा तुम जानते हो, धनिया भी जानते हो, इलायची भी जानते हो, दालचीनी जानते हो तुम, काली मिर्च, और क्या, जीरा, धनिया, इलायची, काली मिर्च, और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सौंफ भी आता है, ठीक है, भूल मत जाना। आदि लिख देता हूँ, बाकी वो स्टार के जैसा, सितारे के जैसा जो दिखता है वो सब भी है, वो भी मसाले। लेकिन अब सबको लिखते जाएंगे तो बहुत सारे हैं, आप याद भी नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ आधार थी किसकी, फसलों को वर्गीकृत करने का। नेक्स्ट क्लास में और भी एक वर्गीकरण बचा है जिसको अच्छे से समझना जरूरी है एग्रोनॉमी स्टार्ट करने से पहले, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।